तो यूपीएसआई के लिए हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट में ये वीडियो नंबर 4 है। पिछली वीडियोज में हम लोग टोटल 13 धाराओं को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में कंप्लीट आपका SC/ST एक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 1 घंटे से भी कम समय में आपका ये जो है SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा। तो धारा 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, धाराओं को देखेंगे। तो देखिए, अध्याय 4 विशेष न्यायालय, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स। तो अध्याय 4 पूछेगा किससे संबंधित है, तो विशेष न्यायालय से संबंधित है। पहला फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 14, ठीक है, तो 14 जो है विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय। क्वेश्चन पूछ देगा विशेष न्यायालय से संबंधित प्रावधान कौन सा है, तो SC/ST एक्ट की धारा 14, ठीक है। तो 14 जो धारा है वो विशेष न्यायालय से संबंधित प्रावधान करती है। राज्य सरकार शीघ्र विचारण यानी ट्रायल के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक जिलों के लिए एक अन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास के भीतर निपटाए जाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धारा पूछेगा आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन बीच की चीज़ें पूछ दे तो वो हम लोग देखेंगे। तो राज्य सरकार कौन स्थापित करता है, राज्य सरकार स्थापित करती है, ठीक है। सहमति कौन देता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है। कभी कभी केवल और केवल न्यायाधीश दे देगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, जो चीफ जज होते हैं, जैसे यहाँ पे है तो उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य सरकार जो है एक या अधिक जिलों के लिए, तो ये भी याद रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक स्टेट, एक जिला है तो एक जिले में एक जिले के लिए एक ही न्यायालय बने। उसके अगल बगल के 1-2 जिलों को मिला के एक या अधिक जिलों के लिए एक अन्य जो है विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट SC/ST के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे वाराणसी है तो मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, इस तरीके से अदर स्टेट्स को मिला के, अदर जिलों को मिला के एक जो है विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। और ये विशेष न्यायालय जो है केवल और केवल SC/ST के मामलों को सुनेगा। तो SC/STों के लिए अलग जो है न्यायालय बनाया जाएगा। और ये क्या है कि इनका प्रयास कि 2 माह से भीतर निपटाए जाएंगे। तो ये फैक्ट एकदम आपको रट लेना है कि 2 मास के भीतर निपटाए जाएंगे इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव, मतलब जब तक संभव हो 2 मास से भीतर निपटाए जाएंगे। खैर ऐसा होता नहीं है। तो 2 से 3 फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। कौन स्थापित करता है, राज्य न्यायालय। परामर्श कौन देता है या सहमति कौन देता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक या अधिक जिलों के लिए स्थापित हो सकता है। तो 4 फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं धारा 14 में। 14A में जो है अपील है। 14 में न्यायालय हो गया, 14A में अपील। ए पे अपील, चलिए ये धारा आपको याद हो गई। तो जहाँ ए की बात आएगी अपील, ए फॉर अपील, ठीक है। विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर की जा सकती है। अब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, 90 दिन कि विशेष न्यायालय ने यदि हमारे फेवर में फैसला नहीं दिया, हमें दोषी कन्विक्ट कर दिया, या SC/ST एक्ट है और उसमें मुकदमा लगा है, उसको जो है छोड़ दिया, दोषी नहीं माना, तो दोनों पक्ष जो हैं इस विशेष न्यायालय जो धारा 14 में बताए गए हैं उसके आदेश के विरुद्ध कि भाई ये जो फैसला इन्होंने दिया है ये गलत दिया है, कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ, इलाहाबाद। बात समझ में आ गई। कोर्ट ने फैसला दिया, किसी व्यक्ति के फेवर में नहीं गया, वो आगे अपील कहाँ करेगा, उच्च न्यायालय में। लेकिन कंडीशन ये है कि 90 दिन के भीतर होना चाहिए। क्या समझे, कितने दिन के भीतर, 90 दिन। तो ये 90 दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा कि 90 दिन के भीतर जो है हमें अगली कोर्ट में जाना है, ठीक है। तो 14A अपील कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, ठीक है। यहाँ पे 90 दिन आपको इंपॉर्टेंट है। फिर धारा 15 क्या हो गया, विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य लोक अभियोजक। तो प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की जो है नियुक्ति करेगा। अब इसकी
क्या है कि किसको जो है लोक अभियोजक बनाया जाएगा, वो अधिवक्ता, वो वकील होना चाहिए जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। तो कितने वर्ष की उसकी होनी चाहिए वकालत? 7 वर्ष की होनी चाहिए। वो लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हो सकेगा। समझिए बात। चलिए अब अध्याय 4A आ जाते हैं। 4 आपने पढ़ लिया। 4A में पीड़ित और साक्षी के अधिकार। जो पीड़ित व्यक्ति है और जो उस समय मौजूद रहा हो, साक्षी यानी किसी मामले को गाली गलौज हुई है तो उसको देखा हो, यानी दोनों के अधिकार क्या है? अधिकार ए। ठीक है, तो 14A अपील, 4A अधिकार। ठीक है, 15 हम लोग पढ़ लिए हैं, अब 15A पढ़ेंगे। 15A पीड़ित और साक्षी के अधिकार। तो ए फॉर अपील। अपील किस में थी? 14 में। 14 लोग मिलके अपील कर रहे हैं, 14 लोग मिलके अपील कर रहे हैं। और 15A क्या है? पीड़ित, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। ए फॉर अपील, ए फॉर अधिकार। किसके अधिकार? पीड़ित और साक्षी के अधिकार। भाई किसका कर्तव्य होगा? संरक्षण का कर्तव्य स्टेट का होगा। ठीक है, अब क्या क्या अधिकार है? न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण उसको देगा। अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय। समझ रहे हैं कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी जांच होगी और ट्रायल चलेगा। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति है, दूर का व्यक्ति है, आता जाता है कोर्ट, तो उसका जो भी भरण पोषण का व्यय होगा वो जो है कौन देगा? स्टेट देगी। ठीक है। अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। भाई कोई योजना हो, सामाजिक हो, पैसा रुपया, ये सब सारी जो है स्टेट देगा। पुनर्स्थान करेगा। अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। ये सारे उनके अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अधिकार। अब ये मिसलेनियस आ गया अध्याय 5। तो मिसलेनियस जो यानी प्रकीर्ण जो वाद होते हैं वो अध्याय 5 में है। तो अंतिम है ये अध्याय 5 किससे संबंधित है? मिसलेनियस। 16 के अधीन राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने की शक्ति होगी। सामूहिक जुर्माना, जुर्माना 16 लोग जो है मिलकर जुर्माना देते हैं। जुर्माना 16। कितने लोग जुर्माना देते हैं भाई? 16 लोग मिलकर जुर्माना देते हैं। तो राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना 16। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, निवारक 17। कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई अपराध करने की संभावना है। एक चीज पहले पढ़ाई जा चुकी है। कोई व्यक्ति है, SC/ST नहीं है, उसको अपराध करने की संभावना या अपराध करने की धमकी दी है, तब जिला मजिस्ट्रेट, देखिए किसको किसको पावर है? जिला मजिस्ट्रेट को पावर है, उपखंड मजिस्ट्रेट को पावर है, SDM या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे ना हो, यानी पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक रह सकता है या उससे ऊपर के अधिकारी रह सकते हैं। उस क्षेत्र में अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं निवारक कार्रवाई कर सकेंगे। जो भी इन चारों, जो 4 नाम आपको बताए गए हैं, कौन? जिला मजिस्ट्रेट, DM हो गया, SDM हो गया, अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया, और उप अधीक्षक से ऊपर के अधिकारी, उप अधीक्षक को लेके, ये 4 जो हैं कोई भी जो है निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। अध्याय 18 में क्या है? अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता की धारा 438 का लागू न होना। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 लागू नहीं होगी, अर्थात अभियुक्त व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो धारा 438 जो है किससे संबंधित है? अग्रिम जमानत से संबंधित है। अब जो है BNS हो गया, तो BNS में आपको देखना होगा कि BNS की किस धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। ठीक है, तो
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या SC/ST एक्ट किसी मामले पे व्यक्ति पे लगा है तो उसको अग्रिम जमानत पे छोड़ा जा सकता है? तो नहीं छोड़ा जा सकता है। किस पे है? धारा 8। तो धारा 8 किससे संबंधित है? अग्रिम जमानत। पूछा जा सकता है अग्रिम जमानत से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 18। 18 अग्रिम, 18 से अग्रिम, याद रखना 18 अग्रिम। किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। तो 18A, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि FIR के रजिस्टर, इससे अन्य मामलों में कोई भी मामला हो, आप यदि जाते हैं पुलिस स्टेशन FIR कराने, तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले आपकी कंप्लेंट कॉपी होती है जो लिख के आप देते हैं, उसको ले लेगा पुलिस अधिकारी, कहेगा ठीक है भाई हम बताते हैं, 2 से 3 दिन, मतलब 3 दिन की टाइमिंग होती है, 72 घंटे। 3 दिन के अंदर, 2 दिन 3 दिन के अंदर ये प्रारंभिक रिपोर्ट आपने तैयार करके प्रारंभिक जांच करके बताएंगे कि मामला सही है या गलत, फिर FIR होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इस मामलों में क्या हो रहा है कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत FIR लॉन्च होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी जांचें होंगी। यदि आवश्यक हो ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषक अधिकारी के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। गिरफ्तारी जरूरी है, तुरंत SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये 2 फैक्ट हैं। 19, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों की संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवेक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना। धारा 19, तो धारा 19 सीधे सीधे है कि IPC की धारा 360 या आपराधिक परिवेक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध लागू नहीं होते यदि अपराधी 18 वर्ष से अधिक आयु का है। कब लागू होगा? 18 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 19 में 360 IPC की नहीं होती है, BNS की कौन होगी ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो एक BNS से संबंधित बना दी जाएगी। जो यहाँ पे धारा IPC की दी गई है, BNS में की किस धारा से चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था, विधिक सहायता, यात्रा और भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था इत्यादि करें। ठीक है, धारा 21, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यों के लिए संरक्षण। धारा 22 है सद्भाव पूर्व, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्व की गई या की जाने वाली आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें सरकार की बात कही गई है कि कोई कार्य यदि सद्भाव पूर्वक किया गया है तो कोई भी जो है वाद वो केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध या सरकार का कोई अधिकारी हो, सद्भाव पूर्वक कोई कार्य कर रहा है कि कहीं मान लीजिए कि जमीन ही है, ठीक है, और SC/ST व्यक्ति कब्जा करके बैठा हो, सरकारी ज़मीन हो, अब वहाँ DEM या SDM या कोई सरकारी अधिकारी कब्जा खाली कराने गया, तो भाई इसका भी तो अधिकार है कि कह दे कि भाई हम SC/ST इस तरीके से हमें खाली कराया गया, तो DM SDM पे FIR हो जाए। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सद्भावपूर्वक कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो सद्भावपूर्वक धारा 22। चलिए धारा अंतिम, नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकता है, तो नियम बनाने की शक्ति एकदम लास्ट में दी जाएगी, धारा 23। तो ये आपका SC/ST एक्ट समाप्त हो जाता है। कुछ चीज़ें बची हैं, 1-2 वीडियोज और उस पर आएंगी SC/ST एक्ट पे, तो आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे से अंदर में आपका SC/ST एक्ट समाप्त हो गया। 2x पे आप रिवीजन करेंगे तो आधे घंटे में रिवीजन कर लेंगे। 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। प्लेलिस्ट मूल विधि की पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।